नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। भारत की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई और बैठक में दुनिया के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। क्वाड के विदेश मंत्रियों ने बैठक के संयुक्त प्रेस वक्तव्य दिया और बैठक में इंडो पैसिफिक से जुड़े खास मुद्दों पर ध्यान दिया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ा है, जिसमें निगरानी और डोमेन जागरूकता, लॉजिस्टिक नेटवर्क और अंडर सी केबल ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और HADR एक्टिविटीज शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमने कई पहलों में उत्साहजनक प्रगति देखी है और हम एक स्वतंत्र इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रति साझा जिम्मेदारी रखते हैं। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड के सदस्य देश विश्व के सामने आने वाली महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और एक ऐसी ताकत में मिल रहे हैं जो इंडो पैसिफिक और दुनिया को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने कहा कि ये क्वाड बैठक दुनिया को एक मजबूत संदेश देती है कि क्वाड एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक को साकार करने के लिए सहयोग को जोरदार ढंग से बढ़ावा देगा। क्वाड में भारत और अमेरिका के बीच MOU साइन हुआ। महत्वपूर्ण खनिजों के मुद्दे को लेकर आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने के लिए क्वाड महत्वपूर्ण खनिज ढांचे का शुभारंभ हुआ। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि आज हमने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ तत्वों की माइनिंग और प्रोसेसिंग को सप्लाई को सुरक्षित करने के लिए भारत अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं। साल 2014 में आज ही के दिन पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली थी और इसके साथ ही भारतीय राजनीति और लोगों दोनों के जीवन में एक परिवर्तनकारी युग का आगाज हुआ था। 12 सालों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर बढ़ चला है और पिछले 12 सालों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं और इस दौरान देश में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 मई 2014 को याद करते हुए उस दिन को खास बताया कि जब नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। राजनाथ सिंह ने एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व गति के साथ प्रगति की है और आज भारत पहले से कहीं अधिक मजबूत, आत्मविश्वासी और गौरवपूर्ण राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व के सामने खड़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महामारी हो या होर्मुज संकट, पीएम मोदी ने अथक परिश्रम से मां भारती की सेवा की है और उनका एकमात्र उद्देश्य भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाना है और निस्वार्थ समर्पण के साथ मोदी सरकार शासन में पारदर्शिता ला रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से सिक्किम की 3 दिवसीय दौरे पर हैं। यात्रा के दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और कई स्थानों का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति आज गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान का दौरा करने वाली हैं और कल वे नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी करेंगे और इस बैठक में गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के अधिकारी, BSF अधिकारी और साथ ही 5 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। जोधपुर पहुंचने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिनों तक देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगे, जिसमें राजस्थान के अलावा गुजरात, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल शामिल है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कनाडा के दौरे पर हैं। पीयूष गोयल ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की और उनकी हाल की भारत यात्रा को स्नेहपूर्वक याद किया और जिसने भारत कनाडा साझेदारी को एक नई गति और नया आत्मविश्वास प्रदान किया है।
पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कि CEPA की वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए रचनात्मक द्विपक्षीय चर्चा की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत और कनाडा ने साल के अंत तक CEPA व्यापार समझौते को पूरा करने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि 2030 तक व्यापार को 3 गुना करने का लक्ष्य है। वहीं कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा है कि भारत और कनाडा एक डील पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस साल के आखिर में एक टीम एक कनाडा व्यापारिक मिशन भारत जाएगा। बैठक के दौरान दोनों पक्षों की टीमों को एक संतुलित व्यावसायिक रूप से सार्थक और महत्वाकांक्षी समझौते की दिशा में काम करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए, जिससे द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारियां मजबूत हों और दोनों देशों के व्यवसायों और नागरिकों को फायदा हो। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के एग्रीकल्चर और एग्री फूड मिनिस्टर हीथ मैकडॉनल्ड के साथ बैठक की और इस दौरान भारतीय किसानों और उत्पादों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ भी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने भारत कनाडा रणनीतिक साझेदारी के लिए व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उप राज्यपालों और प्रशासकों को पत्र लिखकर 21 जून 2026 को निर्धारित नीट UG पुनः परीक्षा के सुचारू, निष्पक्ष और सफल आयोजन के लिए उनका सहयोग मांगा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के कई हिस्सों में जारी भीषण लू और गर्मी की स्थिति को देखते हुए अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया और सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। DGCA ने देश भर के हवाई अड्डों और एयरलाइनों के लिए नई सुरक्षा गाइडलाइंस जारी की हैं। इबोला वायरस के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइंस के तहत कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान जैसे इबोला प्रभावित देशों से आने या वहां से ट्रांजिट करने वाले सभी यात्रियों को अनिवार्य स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा। एयरपोर्ट पर तैनात स्वास्थ्य अधिकारियों को संदिग्ध लक्षण वाले किसी भी यात्री की तुरंत पहचान करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। एयरलाइंस को भी नए नियमों का पालन करने का अनिवार्य होगा और किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना तुरंत एयरपोर्ट स्वास्थ्य अधिकारियों को देनी एयरलाइंस का काम होगा। और DGCA ने यह भी स्पष्ट किया है कि SOP के पालन में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाए ताकि संक्रमण के प्रसार को राष्ट्रीय स्तर पर रोका जा सके। पंजाब में नगर निगम चुनावों के तहत वोटिंग जारी है। पंजाब के 8 जिलों में नगर निगम चुनाव कराए जा रहे हैं। 75 नगर काउंसिल और 20 नगर पंचायतों के लिए भी मतदान जारी है। 103 निकायों और 1896 वार्डों के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। पंजाब में 35 लाख से ज्यादा वोटर 7555 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुलमर्ग के केबल कारों में फंसे 300 पर्यटकों के सफल बचाव अभियान पर सुरक्षा एजेंसियों की सराहना की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में कल केबल कार सेवा में तकनीकी खराबी आने के कारण करीब 65 केबल कार के बीच हवा में फंस गई थी, जिसमें लगभग 310 पर्यटक सवार थे। सेना, पुलिस, NDRF और SDRF की संयुक्त टीमों ने 6 घंटे से अधिक समय तक चले ऑपरेशन के बाद सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में हीट वेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में लू की स्थिति कल तक जारी रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 44 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और माहे में आज भारी बारिश की संभावना जताई है। सूरत में ईद उल अजहा के त्यौहार के लिए नकली नोटों से बकरी खरीदने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा है। आरोपी के पास से गुनाह में इस्तेमाल होने वाली बुलेट, 2 बकरियां और 4 मोबाइल भी पकड़े गए।
एसीपी सुनील तारडी ने बताया है कि फरियादी भंवरलाल जयदेव भागरिया राजस्थान से बकरा मंडी में बकरे बेचने आया था और 3 लोगों से सौदे में नकली नोट मिलने पर उसकी शिकायत पर कार्रवाई की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले इसे लेकर तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। देश की सभी योग संस्थाएं संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के तहत योग दिवस की तैयारियां कर रही है। आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा है कि इस बार का योग दिवस बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा और काफी भव्य होगा। आज डीडी किसान अपने स्थापना दिवस के 11 साल पूरे कर रहा है। 26 मई 2015 को देश के अन्नदाताओं को समर्पित एक नई पहल की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी किसान चैनल का शुभारंभ किया था। डीडी किसान एक ऐसा मंच है जिससे खेती किसानी को सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि किसानों को जानकारी, नई तकनीक और जागरूकता से जोड़ने का काम किया। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच आज भारतीय शेयर बाजार सपाट खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 0.35% और निफ्टी 0.11% की गिरा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में ईंधन और एलपीजी की आपूर्ति सामान्य है और अधिकारियों के मुताबिक देश भर में किसी भी वितरण केंद्र पर गैस की कमी की सूचना नहीं मिली है। वित्त मंत्रालय ने बैंकों, म्यूचुअल फंड, विदेशी मुद्रा डीलरों और अन्य रिपोर्टिंग संस्थाओं को वित्तीय लेन देन की जानकारी सही और समय पर दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार वार्षिक सूचना विवरण को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए एसएफटी रिपोर्टिंग में सटीकता जरूरी है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एसएफटी दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 मई तय की गई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार बीते 4 दिनों में 1,72 लाख से अधिक एलपीजी सिलेंडर डिलीवर किए गए हैं, जबकि करीब 1,66 लाख सिलेंडरों की बुकिंग हुई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश की 1,947 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा की। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 खबरें तेज रफ्तार। बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए। गडकरी ने निर्माण गुणवत्ता मजबूत करने और मानसून से पहले जरूरी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उर्वरक विभाग की अतिरिक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश में उर्वरकों का भंडार पर्याप्त और संतोषजनक स्थिति में है। उर्वरक विभाग की अतिरिक्त सचिव के अनुसार इस वर्ष का कुल आकलन 390.54 लाख मीट्रिक टन है, जबकि वर्तमान स्टॉक 200.12 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है, जो सामान्य स्तर से अधिक है। भारत सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजना वीबीजी रामजी 2025 के मसौदा नियम किए जारी। नई योजना 1 जुलाई 2026 से होगी लागू और इसमें राज्यों को फंड आवंटन, प्रदर्शन, समय पर मजदूरी भुगतान और सामाजिक ऑडिट के आधार पर किया जाएगा। भारतीय रेलवे वित्त निगम ने एल&टी मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड के साथ 13,527 करोड़ रुपए के टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई उछलकर 7.65 अरब डॉलर हुआ, जिससे देश में लगातार दिख रही है आर्थिक मजबूती और विदेशी भरोसा। रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रिएटर इकोनॉमी तेजी और 2020 से 2026 के बीच क्रिएटर से जुड़ी नौकरियों की पोस्टिंग में 919% का बड़ा उछाल आया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के खावड़ा में 3.37 गीगावाट घंटे क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम शुरू किया है।
अडानी ग्रीन का ये सिस्टम लगभग 10 लाख घरों को पूरे दिन बिजली देने में सक्षम है और भारत के स्वच्छ ऊर्जा ट्रांजिशन को मजबूती देगा। सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखी गई है। 24 कैरेट सोना 740 रुपए बढ़कर 1,58,857 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, जबकि चांदी 5,100 रुपए से उछलकर 2,71,100 रुपए प्रति किलो हुआ है। BSNL का राजस्व बुनियादी ढांचे में सुधार के कारण 2 साल में लगभग 19% से बढ़कर 25,000 करोड़ रुपए हुआ है। NBCC लिमिटेड का मुनाफा वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में करीब 39% से बढ़कर 253.51 करोड़ रुपए हुआ। हिताची एनर्जी इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 की जानकारी मार्च तिमाही के दौरान अपने शुद्ध लाभ के करीब 80% की वृद्धि के साथ 330.5 करोड़ रुपए रहा। दक्षिणी ईरान में अमेरिकी सेना ने मिसाइल लॉन्च साइटों और समुद्र के कथित तौर पर बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही नौकाओं पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार ये कार्रवाई क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सैनिकों को संभावित खतरों से बचाने के लिए की गई है और यह हमला ऐसे समय में हुआ है कि जब अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम लागू है और शांति वार्ता जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी बातचीत के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा किया है कि ईरान को अपना न्यूक्लियर डस्ट यानी कि संवर्धित यूरेनियम तुरंत अमेरिका को सौंपना होगा। ट्रंप ने कहा कि इस यूरेनियम को नष्ट किया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जैसी संस्था की मौजूदगी और निगरानी जरूरी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित समझौते के बीच मध्य पूर्व और मुस्लिम देशों से इजरायल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए अब्राहम समझौते से जुड़ने की अपील की है। ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन जैसे देशों को इस पहल का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने सऊदी अरब और कतर से तुरंत समझौते पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने देश भर में इंटरनेट सेवा बहाल करने का आदेश दिया है। सरकार ने सुरक्षा कारणों से 87 दिनों से अधिक समय से तक इंटरनेट बंद रखा था। फिलीपींस के एंजल्स शहर में निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत ढहने के बाद बचाव अभियान जारी है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और 16 अब भी लापता हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा है कि सहयोगी देशों को रूस की ब्लैकमेल रणनीति के आगे नहीं झुकना चाहिए। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह कीव में यूक्रेनी रक्षा उद्योग की सुविधाओं पर सुनियोजित हमले की एक श्रृंखला करेगा शुरू और वहीं विदेशी नागरिकों और राजनयिकों को शहर छोड़ने की चेतावनी दी है। दक्षिणी गाजा पट्टी के खान यूनिस स्थित मवासी इलाके में एक शिविर पर इजरायली हवाई हमले में 6 वर्षीय बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने इलाके में आतंकवादियों को निशाना बनाया, जबकि स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने नागरिकों के हताहत होने की जानकारी दी है। और सेनेगल के राष्ट्रपति बसीरू डियोमाए फे ने देश की पुरानी सरकार को बर्खास्त करने के 3 दिन बाद ही एक बड़ा राजनीतिक बदलाव करते हुए नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है। सेनेगल के राष्ट्रपति बसीरू डियोमाए ने अनुभवी अर्थशास्त्री अहमदो अल अमीनो लो को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया है, जो पहले पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के केंद्र बैंक की सेनेगल शाखा का नेतृत्व कर चुके हैं। बोलीविया की राजधानी लापाज में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में सरकार विरोधी यह आंदोलन 4थे सप्ताह में पहुंच गया है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति रोड्रिगो पास के इस्तीफे और महंगाई और नीतियों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और वहीं हालात बिगड़ने पर राष्ट्रपति ने अपना और मंत्रियों का वेतन आधा करने की घोषणा की है। और अब खेल जगत से जुड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत 2 नए नियम अधिसूचित किए हैं। उनमें राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण नियम 2026 शामिल है। इन नियमों का उद्देश्य देश में खेलों के संचालन, विवाद निपटारे और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनाना है। नियमों के तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति की
सिफारिशों पर की जाएगी। गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचने के इरादे से आज क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटंस के साथ मैदान पर उतरेगी। दोनों ही टीमों के बीच ये मुकाबला धर्मशाला में खेला जाएगा और जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो फाइनल का टिकट कटा लेगी और जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 के लिए फाइनल में पहुंचने का दूसरा मौका मिलेगा और लीग चरण में दोनों ही टीमों के 9-9 जीत हासिल की है। वियतनाम में चल रही कुश्ती की अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय पहलवान अक्षय ने 57 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अक्षय ने कजाकिस्तान के पहलवान येलमन अमनगेदली को 4-2 से हराकर ये कामयाबी हासिल की है। वहीं एक अन्य भारतीय पहलवान विक्की ने 97 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक की चमक से देश को गौरवान्वित किया। महिला वर्ग में भी भारतीय पहलवानों का दबदबा देखने को मिला है। मुस्कान, तपस्या, भाग्यश्री और पुलकित ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। लक्ष्य पहले मैच में चीन के लू गुआन जू से खेलेंगे। महिला एकल में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु पहले दौर में इंडोनेशिया की खिलाड़ी से भिड़ेंगी। पीवी सिंधु थाईलैंड ओपन में क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। एशियाई चैंपियनशिप उप विजेता और थॉमस कप में कांस्य पदक जीतने में अहम भूमिका निभाने वाले आयुष शेट्टी की मुश्किल ड्रॉ मिला है। आयुष पहले दौर में कनाडा के विक्टर लाई से खेलेंगे, जिन्होंने पिछले साल विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। पुरुष युगल में सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी अपने खिताबी सूखे को समाप्त करने के इरादे से उतरेंगे। भारतीय जोड़ी का सामना अमेरिका के चैन जी यी और प्रेस्ली स्मिथ से होगा। स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 के लिए अपनी 26 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम में युवा स्टार लामिन यमाल को चोट के बावजूद शामिल किया गया है। स्पेन की टीम में पहली बार रियल मैड्रिड का एक भी खिलाड़ी शामिल नहीं है और टीम में प्रीमियर लीग में खेलने वाली कई खिलाड़ियों को मौका मिला है, जिसमें डेविड राया और मार्टिन और पेड्रो पोरो और मार्को कुकुरेला और रोड्री और येरेमी पिनो शामिल हैं। रिकॉर्ड 5 बार की चैंपियन भारत महिला फुटबॉल टीम ने SAFF महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में शानदार शुरुआत की है। भारतीय टीम ने अपने पहले ही मैच में मालदीव को 11-0 से करारी शिकस्त दी। भारत की जीत में अहम भूमिका निभाते हुए अवेका सिंह ने 4 गोल किए और 2 गोल में मदद भी की और इसके अलावा प्रियंका नाओरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल किए। जर्मनी के म्यूनिक में शुरू हो रहे ये ISSF विश्व कप में भारत की नजरें दमदार शुरुआत पर होंगी। पहले दिन पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में सम्राट राणा और ओलंपियन अर्जुन बबूता पर नजरें होंगी। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में पोलैंड की ईगा श्वेतेक ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की है। श्वेतेक ने पहले दौर के मैच में ऑस्ट्रेलिया की इमरनसन जॉन्स को 6-1, 6-2 से सीधे सेट में पराजित किया। स्विट्जरलैंड के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी स्टैन वावरिंका ने फ्रेंच ओपन में अपना आखिरी मुकाबला खेला। 2015 के चैंपियन वावरिंका को पहले दौर में जैस्पर डी जोंग के खिलाफ 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 से हार का सामना करना पड़ा। मैच के बाद रोला गैरो में मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर तालियां के साथ वावरिंका की विदाई दी और ये सम्मान उनके शानदार करियर और फ्रेंच ओपन में यादगार योगदान के लिए था। दूसरी वरीयता प्राप्त एलिना रायबाकिना ने फ्रेंच ओपन में शानदार शुरुआत करते हुए दूसरे दौर में स्थान बना लिया है। रायबाकिना ने स्लोवेनिया की वेरोनिका एर्जावेक के सीधे सेटों में 6-2, 6-2 से दूसरे दौर में जगह बनाई है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।